आज हम त्रिभुज के भाग, भुजाओं एवं कोणों के आधार पर उसके विभिन्न प्रकार के बारे में जानेंगे। त्रिभुज यह शब्द बना है त्रि और भुज से। त्रि यानी तीन और भुज यानी भुजाएं। मतलब तीन भुजाओं से बनने वाली सरल बंद आकृति एक त्रिभुज यानी ट्रायंगल कहलाती है। त्रिभुज सबसे कम भुजाओं वाला बहुभुज यानी पॉलीगॉन है। सड़क पर आपने इस प्रकार का चिन्ह जरूर देखा होगा। इसे हम एक त्रिभुज कह सकते हैं। इसी प्रकार दैनिक जीवन में हम कई वस्तुएं देखते हैं जो हमें त्रिभुज के आकार का आभास कराती है। इनमें से कुछ यहाँ दर्शाई गई हैं। वीडियो रोककर इन पर विचार करें। चलिए अब हम तीन रेखाखंडों को जोड़कर इस प्रकार से एक त्रिभुज बनाएं। ये रेखाखंड उसकी भुजाएं कहलाती है। जिस बिंदु पर त्रिभुज को दी भुजाएं मिलती है उस बिंदु को हम एक शीर्ष यानी वर्टेक्स कहते हैं। किसी भी त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं। चलिए इन्हें हम A, B और C नाम दें। शीर्षों के उपयोग से किसी भी त्रिभुज को नाम दिया जाता है। जैसे यहाँ हम नाम देंगे त्रिभुज ABC। किसी भी त्रिभुज को नाम देने के लिए हम किसी एक बिंदु से शुरुआत कर परिसीमा यानी बाउंड्री पर चलते हुए आने वाले बिंदुओं को क्रम से लिखते हैं। जैसे यहाँ हमें नाम प्राप्त हुआ त्रिभुज ABC। त्रिभुज का यह चिन्ह दर्शाता है कि हम एक ऐसे त्रिभुज की बात कर रहे हैं जिसका नाम त्रिभुज ABC है। चूंकि हम किसी भी बिंदु से शुरुआत कर परिसीमा पर किसी भी दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, इसलिए हम इस त्रिभुज का नाम त्रिभुज BCA, त्रिभुज CAB, त्रिभुज ACB, त्रिभुज BAC, त्रिभुज CBA भी दे सकते हैं। हम देख सकते हैं कि त्रिभुज ABC बना है तीन भुजाओं यानी साइड से। भुजा AB, भुजा BC और भुजा CA। इस त्रिभुज में तीन कोण यानी एंगल्स है। इनके नाम है कोण A, कोण B और कोण C। इन्हें और निश्चित रूप से बताने के लिए हम कोण CAB, कोण ABC, कोण BCA इस प्रकार भी नाम दे सकते हैं। अब अगर हम देखें तो यहाँ कोण A के सम्मुख यानी ऑपोजिट भुजा BC है। इसी तरह कोण B के सम्मुख भुजा AC है और कोण C के सम्मुख भुजा AB है। इसी प्रकार हम त्रिभुज के अंदर के भाग को अभ्यंतर यानी इंटीरियर कहते हैं। यह उसकी परिसीमा यानी बाउंड्री है और परिसीमा के बाहर के भाग को बहिर्भाग यानी एक्सटीरियर कहते हैं। हम अलग अलग प्रकार के त्रिभुज बना सकते हैं। हम इनका भुजाओं के आधार पर एवं कोणों के आधार पर वर्गीकरण कर सकते हैं। चलिए भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों का वर्गीकरण करें। यहाँ देखिए त्रिभुज ABC में AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 6 सेंटीमीटर और AC बराबर 7 सेंटीमीटर है। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर न हो एक विषमबाहु त्रिभुज यानी स्केलिन ट्रायंगल कहलाता है। अब यहाँ देखिए त्रिभुज PQR में PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, QR बराबर 5 सेंटीमीटर और PR बराबर 7 सेंटीमीटर है। यहाँ PQ बराबर QR है। ऐसा त्रिभुज जिसकी सिर्फ दो भुजाएं बराबर हो एक समद्विय बाहु त्रिभुज यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाता है। किसी त्रिभुज में हम दो बराबर भुजाओं को इस प्रकार समान चिन्ह का इस्तेमाल कर दर्शा सकते हैं। अब अगर हम त्रिभुज LMN की बात करें तो इसमें LM बराबर MN बराबर LN बराबर 5 सेंटीमीटर है, यानी कि तीनों भुजाएं बराबर है। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो एक समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल कहलाता है। क्या अब आप दिए त्रिभुजों का भुजाओं के आधार पर वर्गीकरण कर पाएंगे? प्रयास कीजिए। चलिए हम बताते हैं। त्रिभुज ABC की भुजाओं पर बने ये भिन्न चिन्ह हमें बताते हैं कि इस त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर नहीं है, इसलिए यह एक विषमबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज DEF को देखकर हमें ज्ञात होता है कि भुजा DE और भुजा EF का माप बराबर है, लेकिन तीसरी भुजा DF का माप इनके बराबर नहीं है। चूंकि इस त्रिभुज की सिर्फ दो भुजाएं बराबर है, इसलिए यह एक समद्विय बाहु त्रिभुज है।
त्रिभुज XYZ में तीनों भुजाओं पर समान चिन्ह बना है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इसकी तीनों भुजाएं बराबर है, इसलिए यह एक समबाहु त्रिभुज कहलाता है। त्रिभुज PQR में तीनों भुजाओं के माप बराबर नहीं है, इसलिए यह त्रिभुज एक विषमबाहु त्रिभुज है। हम त्रिभुजों को कोणों के आधार पर भी वर्गीकृत कर सकते हैं। आपको यह याद होगा कि 90 डिग्री से छोटा कोण न्यून कोण यानी अक्यूट एंगल कहलाता है। 90 डिग्री का कोण समकोण यानी राइट एंगल कहलाता है, और अगर कोण 90 डिग्री से अधिक लेकिन 180 डिग्री से कम हो तो वह एक अधिक कोण यानी ऑब्ट्यूस एंगल कहलाता है। अब चलिए कोणों के आधार पर त्रिभुजों का वर्गीकरण करें। वह त्रिभुज जिसके सभी कोण न्यून कोण हो एक न्यून कोण त्रिभुज यानी अक्यूट एंगल ट्रायंगल कहलाता है। वह त्रिभुज जिसमें एक समकोण हो एक समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल कहलाता है। ध्यान रहे, समकोण इस प्रकार दर्शाया जाता है। इसी प्रकार वह त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री से अधिक लेकिन 180 डिग्री से कम हो यानी कि अधिक कोण हो तो वह एक अधिक कोण त्रिभुज यानी ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल कहलाता है। क्या अब आप दिए त्रिभुजों का कोणों के आधार पर वर्गीकरण कर पाएंगे? प्रयास कीजिए। चलिए हम बताते हैं। त्रिभुज ABC में एक समकोण है, इसलिए यह एक समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज DEF में एक अधिक कोण है, इसलिए यह एक अधिक कोण त्रिभुज है। त्रिभुज PQR में एक अधिक कोण है, इसलिए यह एक अधिक कोण त्रिभुज है। त्रिभुज MNO में तीनों कोण न्यून कोण हैं, इसलिए यह एक न्यून कोण त्रिभुज है। अगर हम त्रिभुज XYZ की बात करें तो इसके सभी कोण 60 डिग्री है, यानी कि यह एक न्यून कोण त्रिभुज है। यदि हम इसकी भुजाओं को मापेंगे तो हम देखेंगे कि इसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं। इससे हमें पता चलता है कि यह एक समबाहु त्रिभुज है। हम कह सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। आज हमने त्रिभुज, उसके भाग और उसके भुजाओं एवं कोणों के आधार पर प्रकार के बारे में जाना। अगले वीडियो में हम त्रिभुज की माध्यिका के बारे में जानेंगे। त्रिभुज और उसके भागों की समझ आगे बढ़ाते हुए आज हम सीखेंगे त्रिभुज की माध्यिका के बारे में। यहाँ हमारे पास कागज का एक त्रिभुज है। मान लीजिए हमें इस भुजा का मध्य बिंदु यानी मिड पॉइंट ज्ञात करना है। क्या आप बता सकते हैं यह हम कैसे पता करेंगे? सोचिए। त्रिभुज की इस भुजा का मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए हम कागज को इस प्रकार मोड़ेंगे कि इस भुजा के दोनों शीर्ष एक दूसरे को ढक ले। फिर हम मोड़ का निशान बनाएंगे। मोड़ का निशान जिस स्थान पर त्रिभुज के इस भुजा को प्रतिच्छेद करता है वह बिंदु इस भुजा का मध्य बिंदु है। अब हम यदि इस भुजा के मध्य बिंदु को इस भुजा के सम्मुख शीर्ष यानी ऑपोजिट वर्टेक्स से जोड़ेंगे तो हमें त्रिभुज की एक माध्यिका यानी मीडियन प्राप्त होगी। माध्यिका वह रेखाखंड यानी लाइन सेगमेंट है जो त्रिभुज के किसी शीर्ष को उसके सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से जोड़ता है। हम रचना यानी कंस्ट्रक्शन द्वारा भी त्रिभुज की माध्यिका बना सकते हैं। सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाएंगे और इसे त्रिभुज ABC नाम देंगे। मान लीजिए यहाँ हमें भुजा BC का मध्य बिंदु ज्ञात करना आवश्यक है। क्या आप बता सकते हैं भुजा BC का मध्य बिंदु कैसे ज्ञात किया जा सकता है? सोचिए। चलिए हम बताते हैं। इसके लिए हम BC का लंब समद्वितीय भाजक यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे। यह हम निम्न विधि से करेंगे। हम प्रकार में भुजा BC के आधी दूरी से ज्यादा दूरी लेंगे। फिर हम प्रकार का नुकीला सिरा शीर्ष B पर रखेंगे। B को केंद्र मानकर भुजा BC के ऊपर और नीचे इस तरह चाप यानी आर्क खींचेंगे। प्रकार में ली गई दूरी में परिवर्तन किए बिना
बिंदु सी को केंद्र मानकर हम भुजा बीसी के ऊपर चाप खींचेंगे, जो बिंदु भी केंद्र लेकर बनाए गए चाप को बिंदु डी पर प्रतिच्छेद करेगा। इसी तरह हम भुजा बीसी के नीचे भी एक चाप खींचेंगे, जो पहले से बने चाप को बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करेगा। अब हम इन दोनों बिंदुओं को जोड़ेंगे, जिससे हमें भुजा बीसी का लंब समद्वितीय भाजक प्राप्त होगा। मान लीजिए यह लंब समद्वितीय भाजक भुजा बीसी को बिंदु एच पर प्रतिच्छेद करता है। इस तरह से बिंदु एच भुजा बीसी का मध्य बिंदु होगा। अब अगर हम बीसी के मध्य बिंदु एच को बीसी के सम्मुख शीर्ष ए से इस प्रकार जोड़ेंगे तो प्राप्त रेखाखंड ए एच त्रिभुज एबीसी की एक माध्यिका कहलाई जाएगी। हम कह सकते हैं कि वह रेखाखंड जो त्रिभुज के किसी शीर्ष को उसकी सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से जोड़ता है, त्रिभुज की एक माध्यिका कहलाता है। क्या आप बता सकते हैं त्रिभुज में कितनी माध्यिकाएं हो सकती हैं? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही। चूंकि त्रिभुज में 3 शीर्ष हैं, इसलिए इन तीनों शीर्षों से उनकी सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को जोड़ने वाली 3 माध्यिकाएं खींची जा सकती हैं, यानी कि किसी भी त्रिभुज में 3 माध्यिकाएं होंगी। क्या वे हमेशा त्रिभुज के अभ्यंतर में ही होंगी? कागज पर त्रिभुज एवं उसकी माध्यिकाएं खींचकर इस सवाल का जवाब स्वयं पता कीजिए। आज हमने सीखा त्रिभुज की माध्यिकाओं के बारे में। अगले वीडियो में हम त्रिभुज के शीर्ष लंब की समझ बनाएंगे। त्रिभुज और उसके भागों की समझ आगे बढ़ाते हुए आज हम सीखेंगे त्रिभुज के शीर्ष लंब के बारे में। कभी कभी एक त्रिभुज यानी ट्रायंगल में हमें किसी शीर्ष यानी वर्टेक्स से उसकी सम्मुख भुजा यानी ऑपोजिट साइड की दूरी ज्ञात करना आवश्यक हो जाता है। मान लीजिए हमें त्रिभुज PQR दिया गया है और इसकी ऊंचाई यानी हाइट ज्ञात करनी है, यानी कि हमें शीर्ष P से भुजा QR तक की दूरी ज्ञात करनी है। दूरी ज्ञात करने के लिए हम विभिन्न प्रकार से रेखाखंड यानी लाइन सेगमेंट बना सकते हैं। क्या ये सभी हमें शीर्ष P से उसकी सम्मुख भुजा QR के बीच की दूरी या कह ले कि त्रिभुज की ऊंचाई की सही जानकारी देते हैं? सोचिए सोचिए। नहीं, वे सभी हमें सही जानकारी नहीं देते हैं। त्रिभुज की ऊंचाई प्राप्त करने के लिए हम शीर्ष P से उसकी सम्मुख भुजा QR पर एक लंब यानी परपेंडिकुलर बनाते हैं, जो कि भुजा QR को बिंदु J पर प्रतिच्छेद करता है। किसी शीर्ष से उसकी सम्मुख भुजा पर बनाए लंब को हम त्रिभुज का एक शीर्ष लंब यानी एल्टीट्यूड कहते हैं। यह रेखाखंड PJ त्रिभुज PQR का एक शीर्ष लंब है, जो भुजा QR पर समकोण बनाता है। यह हमें शीर्ष से उसकी सम्मुख भुजा की दूरी बताता है, यानी कि त्रिभुज की ऊंचाई यानी हाइट ऑफ अ ट्रायंगल की जानकारी देता है। अब चलिए शीर्ष लंब बनाने की विधि सीखें। पहला चरण, मान लीजिए हमें त्रिभुज ABC में शीर्ष A से भुजा BC पर शीर्ष लंब बनाना है। दूसरा चरण, इसके लिए हम प्रकार में सुविधाजनक त्रिज्या लेकर बिंदु A से भुजा BC पर एक चाप खींचेंगे, जो भुजा BC को बिंदु D और E पर प्रतिच्छेद करेगा। अगर आवश्यक होगा तो आप शीर्ष की सम्मुख भुजा को बढ़ा सकते हैं। तीसरा चरण, प्रकार में ली गई दूरी को समान रखते हुए हम बिंदु D और E को केंद्र मानकर शीर्ष A की दूसरी तरफ एक दूसरे को काटते हुए 2 चाप खींचेंगे। मान लीजिए दोनों चाप बिंदु F पर प्रतिच्छेद करते हैं। चौथा चरण, अब हम A को प्राप्त प्रतिच्छेदन बिंदु F से जोड़ेंगे। AF BC पर लंब है। मान लीजिए रेखाखंड AF भुजा BC को बिंदु P पर प्रतिच्छेद करता है। प्राप्त रेखाखंड AP शीर्ष A से उसकी सम्मुख भुजा BC पर एक शीर्ष लंब है। जरा सोचिए, एक त्रिभुज में कितने शीर्ष लंब हो सकते हैं? बिल्कुल सही। जैसे हमने शीर्ष A से भुजा BC पर एक शीर्ष लंब बनाया है, इसी प्रकार हम शीर्ष B से भुजा AC पर
और शीर्ष C से भुजा AB पर भी शीर्षलंब बना सकते हैं, यानी कि किसी त्रिभुज में 3 शीर्षलंब हो सकते हैं। चूंकि यह एक न्यून कोण त्रिभुज है, इसमें आप देख सकते हैं कि सभी शीर्षलंब त्रिभुज के अभ्यंतर में हैं। अब आप एक कागज लीजिए और इस पर एक अधिक कोण त्रिभुज बनाएं। इसमें सभी शीर्षलंब खींचिए। क्या आपको सभी शीर्षलंब त्रिभुज के अभ्यंतर में ही प्राप्त होते हैं? वीडियो रोककर पता कीजिए। अगर हम बात करें एक अधिक कोण त्रिभुज यानी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की, तो इसमें हम इस प्रकार से शीर्षलंब बना सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक अधिक कोण त्रिभुज में शीर्षलंब त्रिभुज के बहिर्भाग में भी हो सकते हैं। इसी प्रकार अगर हम एक समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें, तो इसकी 2 भुजाएं एक दूसरे को पहले से लंब होती है। इसका अर्थ यह है कि दोनों भुजाएं त्रिभुज की शीर्षलंब भी होती है और तीसरा शीर्षलंब त्रिभुज के कर्ण पर उसके सम्मुख शीर्ष से लंब बनाकर प्राप्त किया जा सकता है। आज हमने सीखा त्रिभुज के शीर्षलंब के बारे में। अगले वीडियो में हम त्रिभुज के भाग और प्रकारों से संबंधित उदाहरण देखेंगे। आज हम देखेंगे त्रिभुज और उसके भागों से संबंधित उदाहरण। दिए त्रिभुजों यानी ट्रायंगल्स का भुजाओं यानी साइड्स के आधार पर एवं कोणों यानी एंगल्स के आधार पर नाम ज्ञात कीजिए। त्रिभुज PQR की बात करें तो इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं का माप अलग अलग है, इसलिए भुजाओं के आधार पर इनका नाम है विषमबाहु त्रिभुज यानी स्केलिन ट्रायंगल। अब हम देख सकते हैं कि इसमें कोण PRQ एक समकोण है, इसलिए कोणों के आधार पर इसका नाम होगा समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल। त्रिभुज EFG की आकृति देखकर हमें पता चलता है कि इस त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर है, इसलिए यह एक समद्विबाहु त्रिभुज यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल है। चूंकि इसका एक कोण GEF 90 डिग्री से बड़ा है, इसलिए यह एक अधिक कोण त्रिभुज यानी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। अगला उदाहरण, त्रिभुज LMN के दर्शाए गए भागों की पहचान कीजिए। यहाँ हमें त्रिभुज LMN दिया गया है। त्रिभुज को देखकर हमें ज्ञात होता है कि इसके शीर्ष यानी वर्टेक्स है L, M और N। इसकी भुजाएं यानी साइड्स है LM, MN और LN और इसके कोण यानी एंगल्स है कोण LMN, कोण MNL और कोण NLM। अब अगर हम देखें तो यहाँ भुजा MN शीर्ष L के सम्मुख यानी ऑपोजिट है, यानी शीर्ष L की सम्मुख भुजा है MN। इसी तरह सम्मुख शीर्ष और भुजाओं के युग्म है शीर्ष N और भुजा LM और शीर्ष M और भुजा LN। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ शीर्ष L से उसकी सम्मुख भुजा MN पर रेखाखंड यानी लाइन सेगमेंट LK बनाया गया है। यहाँ इस चिन्ह से हमें पता चलता है कि कोण LKN बराबर कोण LKM बराबर 90 डिग्री है, यानी कि रेखाखंड LK त्रिभुज की भुजा MN पर लंब यानी परपेंडिकुलर है। हम जानते हैं कि किसी शीर्ष से उसकी सम्मुख भुजा पर बनाए लंब को हम त्रिभुज का एक शीर्ष लंब यानी एल्टीट्यूड कहते हैं। इस तरह से LK त्रिभुज LMN का एक शीर्ष लंब है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि यह रेखाखंड NJ भुजा LM को बिंदु J पर प्रतिच्छेद करता है। अगर हम रेखाखंड LJ और रेखाखंड JM को देखें तो दोनों पर एक जैसे चिन्ह बनाए गए हैं। क्या आप बता सकते हैं इनका क्या अर्थ है? सोचिए। बिल्कुल सही। यहाँ ये चिन्ह हमें ज्ञात कराते हैं कि रेखाखंड LJ की लंबाई रेखाखंड JM की लंबाई के बराबर है, यानी कि बिंदु J भुजा LM का मध्य बिंदु यानी मिड पॉइंट है। चूंकि यहाँ रेखाखंड NJ शीर्ष N को उसकी सम्मुख भुजा LM के मध्य बिंदु J से जोड़ रहा है, इसलिए NJ एक माध्यिका यानी मीडियन है।
वह रेखाखंड जो त्रिभुज के किसी शीर्ष को उसकी सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से जोड़ता है एक माध्यिका कहलाता है। इस प्रकार हमने त्रिभुज एलिमेंट के दर्शाए गए भागों की पहचान कर ली है। अगला उदाहरण, दर्शाए गए विषमबाहु त्रिभुज पीटीएस में टीक्यू मध्यिका और टीआर शीर्ष लंब है। ज्ञात कीजिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, वह रेखाखंड जो त्रिभुज के किसी शीर्ष को उसकी सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से जोड़ता है एक माध्यिका कहलाता है। चूंकि यहाँ रेखाखंड टीक्यू माध्यिका है, इसलिए हम कह सकते हैं कि बिंदु Q भुजा SP का मध्य बिंदु है, यानी कि SQ बराबर QP है। आप देख सकते हैं कि पहले कथन में SQ बराबर QP यह स्पष्ट रूप से दिया गया है, इसलिए हम कह सकते हैं कि पहला विकल्प सही है। अब चलिए दूसरे विकल्प की बात करें। मान लीजिए रेखाखंड SR और रेखाखंड RP की लंबाइयां बराबर है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह SR SQ से छोटा है। अगर यह विकल्प सही है तो हम SR के स्थान पर RP रख सकते हैं। इसी प्रकार जैसा कि हमने देखा SQ बराबर QP है, इसलिए हम SQ के स्थान पर QP रख सकते हैं। तो बताइए, क्या असमीका यानी इनइक्वालिटी RP QP से छोटा है सत्य है? सोचिए। बिल्कुल सही, यह सत्य नहीं है। आकृति को देखकर हम कह सकते हैं कि यह RP QP से बड़ा है। इससे हम कह सकते हैं कि SR बराबर RP यह विकल्प गलत है। तीसरे कथन के लिए हमें शीर्ष लंब की समझ आवश्यक है। किसी शीर्ष से उसकी सम्मुख भुजा पर बनाए लंब को हम त्रिभुज का एक शीर्ष लंब कहते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि कोण TRP बराबर 90 डिग्री है, यानी कि तीसरा विकल्प सही है। किसी शीर्ष से एक रेखा पर एक ही लंब बनाया जा सकता है। चूंकि यहाँ शीर्ष T से हमने TR यह लंब प्राप्त कर लिया है, तो शीर्ष T से रेखाखंड SP पर कोई भी दूसरा रेखाखंड लंब नहीं हो सकता। इस तरह से हम कह सकते हैं कि कोण TQP बराबर 90 डिग्री नहीं हो सकता, इसलिए चौथा विकल्प गलत है। तो आज हमने देखे त्रिभुज और उसके भागों से संबंधित उदाहरण। अगले वीडियो में हम देखेंगे इनसे जुड़ी कुछ मिथ्या धारणाएं। आज हम देखेंगे त्रिभुज और उसके भागों से संबंधित कुछ मिथ्या धारणाएं। मिथ्या धारणा 1, क्या किसी त्रिभुज की माध्यिका यानी मीडियन और शीर्षलंब यानी एल्टीट्यूड समान हो सकते हैं? अक्सर उदाहरणों में माध्यिका और शीर्षलंब अलग अलग दर्शाए हुए होते हैं। इस कारण बच्चों की यह समझ बन जाती है कि माध्यिका और शीर्षलंब हमेशा दो अलग अलग रेखाखंड यानी लाइन सेगमेंट होते हैं। इसलिए बच्चे यह समझने लगते हैं कि त्रिभुज की माध्यिका और शीर्षलंब कभी समान नहीं हो सकते। इस समझ के साथ वे ऑप्शन 1 यह गलत जवाब देते हैं। चलिए इसे एक गतिविधि से समझें। हम कागज पर एक समद्विबाहु बाहु त्रिभुज यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल त्रिभुज PQR खींचते हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें भुजा PR और QR बराबर है। अब इस त्रिभुज को हम काट लेंगे। अब हम इस त्रिभुज को भुजा PQ के दो बराबर भाग बनाते हुए मोड़ेंगे। ऐसा करते समय यह ध्यान रखेंगे कि बनने वाला मोड़ भुजा PQ के सम्मुख शीर्ष R से जाए। प्राप्त मोड़ एक रेखाखंड है जो भुजा PQ को दो बराबर भागों में बांटता है, इसलिए इसे हम माध्यिका कह सकते हैं। अब हम बने रेखाखंड और PQ के प्रतिच्छेदन पर चांदे को ठीक प्रकार से रखेंगे तो हमें ज्ञात होगा कि यह रेखाखंड PQ पर एक 90 डिग्री का कोण यानी समकोण बनाता है। चूंकि यह रेखाखंड शीर्ष R से उसके सम्मुख भुजा PQ पर एक लंब है, इसलिए हम इसे एक शीर्ष लंब कह सकते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक त्रिभुज में माध्यिका और शीर्ष लंब समान हो सकते हैं, इसलिए ऑप्शन 2 सही जवाब है। इसी तरह आप एक समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाइए और ज्ञात कीजिए कि इसमें बनी माध्यिकाएं
और शीर्ष लंब समान है या नहीं। मिथ्या धारणा 2। अध्यापक ने फलक पर एक विषमबाहु त्रिभुज यानी स्केलिन ट्रायंगल बनाया और बच्चों से पूछा कि हम दिए गए त्रिभुज के कितने शीर्ष लंब प्राप्त कर सकते हैं। इस पर राहुल ने जवाब दिया 1 और काजल ने जवाब दिया 3। ज्ञात कीजिए किसने सही जवाब दिया। कुछ बच्चे यह भली भांति जानते हैं कि किसी शीर्ष से उसकी सम्मुख भुजा पर बनाए लंब यानी परपेंडिकुलर को त्रिभुज का शीर्ष लंब कहा जाता है। दी आकृति में कुछ बच्चे सिर्फ शीर्ष सी से भुजा बीए पर शीर्ष लंब बना पाते हैं, इसलिए वे सोचते हैं कि दी आकृति में सिर्फ एक ही शीर्ष लंब प्राप्त होगा। इस समझ के साथ वे जवाब देते हैं ऑप्शन 1, जो कि एक गलत जवाब है। सही समझ यह है कि शीर्ष लंब त्रिभुज के अंदर भी हो सकता है और बाहर भी। जैसे अगर यहाँ भुजा बीसी को बढ़ाया जाए तो शीर्ष ए से इस तरह शीर्ष लंब बनाया जा सकता है। उसी प्रकार अगर भुजा एसी को बढ़ाया जाए तो शीर्ष बी से भी इस तरह शीर्ष लंब बनाया जा सकता है। इस तरह से हम किसी भी त्रिभुज में 3 शीर्ष लंब बना सकते हैं। इसलिए काजल की समझ सही है, यानी कि ऑप्शन 2 सही जवाब है। आज हमने देखी त्रिभुज और उसके भागों से संबंधित कुछ मिथ्या धारणाएं। आज हम सीखेंगे त्रिभुज का बाह्य कोण और इसके गुण। एक त्रिभुज यानी ट्रायंगल 3 भुजाओं वाला बहुभुज यानी पॉलीगॉन होता है, जैसे त्रिभुज PQR। इसमें 3 शीर्ष यानी वर्टाइसेस होते हैं। जैसे त्रिभुज PQR में शीर्ष हैं P, Q और R। 3 भुजाएं यानी साइड्स होती हैं। जैसे त्रिभुज PQR में भुजाएं हैं PQ, QR और PR। और इसी तरह इसमें 3 कोण यानी एंगल्स भी होते हैं। जैसे त्रिभुज PQR में कोण है कोण PQR, कोण QRP और कोण RPQ। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये सभी कोण त्रिभुज PQR के अंतःकोण यानी इंटीरियर एंगल्स है। जब हम त्रिभुज की किसी एक भुजा को आगे बढ़ाते हैं, जैसे यहाँ भुजा QR को इस तरह आगे बढ़ाते हैं, तब हमें एक कोण प्राप्त होता है। क्या आप बता सकते हैं इस कोण को हम क्या कहेंगे? सोचिए। चलिए हम बताते हैं। चूंकि यह त्रिभुज के बहिर्भाग यानी एक्सटीरियर में स्थित कोण है, इसलिए इसे हम त्रिभुज का बाह्य कोण यानी एक्सटीरियर एंगल कहेंगे। यहाँ हमने भुजा QR को बिंदु S से होते हुए बढ़ाया है, जिससे हमें त्रिभुज PQR का एक बाह्य कोण PRS प्राप्त हुआ है। कोण PRS त्रिभुज PQR के शीर्ष R पर बना एक बाह्य कोण है। जरा सोचिए, अगर हम भुजा PQ को M से होते हुए बढ़ाएंगे तो हमें कौन सा बाह्य कोण प्राप्त होगा? बिल्कुल सही, हमें बाह्य कोण RQM प्राप्त होगा, जो त्रिभुज के शीर्ष Q पर बना एक बाह्य कोण है। हम इसी तरह भुजा PQ को ऊपर की दिशा में U से होते हुए बढ़ाएंगे तो हमें बाह्य कोण प्राप्त होगा कोण RPU। हम अलग अलग प्रकार से बाह्य कोण बना सकते हैं। यदि हम भुजा QR को बाईं ओर आगे बढ़ाएंगे तो हमें शीर्ष Q पर बना एक बाह्य कोण प्राप्त होगा कोण PQT। अब आप वीडियो रोककर PR को बढ़ाकर बाह्य कोण ज्ञात करने का स्वयं प्रयास कीजिए। अब इस आकृति को देखिए, यहाँ कोण PRS त्रिभुज PQR का बाह्य कोण है। हम यह भी देखते हैं कि कोण QRP और कोण PRS परस्पर आसन्न कोण यानी एडजेसेंट एंगल्स है। बाह्य कोण PRS के आसन्न कोण QRP के अलावा त्रिभुज PQR के शेष 2 कोण RPQ और कोण PQR बाह्य कोण PRS के सम्मुख अंतःकोण यानी इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स या दूरस्थ अंतःकोण यानी रिमोट इंटीरियर एंगल्स कहलाते हैं। त्रिभुज का बाह्य कोण और उसके सम्मुख अंतःकोणों के बीच एक मजेदार संबंध होता है। चलिए इसे त्रिभुज PQR और उसके बाह्य कोण PRS के उपयोग से समझें। चलिए कोण RPQ और कोण PQR को काट लेते हैं
और इन्हें एक दूसरे के संलग्न मिलाकर कोण PRS पर रखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ कोण RPQ और कोण PQR साथ में कोण PRS को पूरा पूरा ढक लेते हैं। इससे आपको क्या पता चलता है? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही। इससे हमें पता चलता है कि त्रिभुज PQR के बाह्य कोण PRS का माप अपने दोनों सम्मुख अंतःकोणों कोण RPQ और कोण PQR के योग के बराबर है, यानी कि कोण RPQ धन कोण PQR बराबर कोण PRS है। इस तरह से किसी भी त्रिभुज का बाह्य कोण यानी एक्सटीरियर एंगल अपने दोनों सम्मुख अंतःकोणों यानी इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स के योग के बराबर होता है। अब आप एक कागज लेकर उस पर त्रिभुज PQR और उसका बाह्य कोण PRS बनाइए। आप किसी भी प्रकार का त्रिभुज बना सकते हैं। त्रिभुज बनाने के बाद चांदे यानी प्रोटेक्टर के उपयोग से बाह्य कोण PRS का माप एवं उसके सम्मुख अंतःकोणों का माप ज्ञात कीजिए। क्या आप कह सकते हैं कि कोण PRS बराबर कोण RPQ धन कोण PQR है? वीडियो रोककर प्रयास कीजिए। इससे भी आपको ज्ञात होगा कि त्रिभुज का बाह्य कोण अपने दोनों सम्मुख अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। चलिए इस कथन की तर्कपूर्ण विधि से पुष्टि करें। यहाँ हमें दिया है एक त्रिभुज PQR जिसमें कोण PRS बाह्य कोण है। हमें दिखाना है कोण PRS बराबर कोण RPQ धन कोण PQR। इसे दिखाने के लिए हम शीर्ष R से त्रिभुज PQR की भुजा QP के समांतर किरण RM खींचेंगे। हम देख सकते हैं कि यहाँ भुजा QP और रेखाखंड RM समांतर है और QS उनकी तिर्यकछेदी रेखा यानी ट्रांसवर्सल है। इस जानकारी के साथ क्या आप कोण PQR और कोण MRS में कोई संबंध बता सकते हैं? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। यहाँ QP और RM समांतर है और कोण PQR और कोण MRS QP और RM की तिर्यकछेदी रेखा QS द्वारा निर्मित संगत कोण यानी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। चूंकि समांतर रेखाओं की तिर्यकछेदी रेखा द्वारा बनाए गए संगत कोण बराबर होते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ कोण PQR और कोण MRS बराबर है। इसी तरह यहाँ कोण RPQ और कोण PRM अंतः एकांतर कोण है और समांतर रेखाओं की तिर्यकछेदी रेखा द्वारा बनाए गए अंतः एकांतर कोण भी बराबर होते हैं। इसलिए कोण RPQ और कोण PRM भी बराबर है। अगर हम कोण PRS की बात करें तो इसकी माप कोण PRM और कोण MRS की मापों का योग है, जिसे हम इस प्रकार लिखेंगे। हम कोण PRM के स्थान पर कोण RPQ और कोण MRS के स्थान पर कोण PQR रखते हैं तो हमें प्राप्त होगा कोण PRS बराबर कोण RPQ धन कोण PQR। इससे हमने यह सत्यापित किया कि त्रिभुज का बाह्य कोण अपने दोनों सम्मुख अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। त्रिभुज के बाह्य कोण का उसके दोनों सम्मुख अंतःकोणों के बीच का यह संबंध त्रिभुज के बाह्य कोण के गुण से जाना जाता है। अब आप इसे ठीक प्रकार से जान गए होंगे। आज हमने सीखा त्रिभुज का बाह्य कोण और इसके गुण। अगले वीडियो में इसके कुछ उदाहरण देखेंगे। देखेंगे त्रिभुज के बाह्य कोण के गुण पर आधारित कुछ उदाहरण। दी गई आकृति को देखकर x और 2x का मान ज्ञात कीजिए। त्रिभुज के बाह्य कोण यानी एक्सटीरियर एंगल का गुण हमें बताता है कि त्रिभुज के बाह्य कोण की माप उसके दोनों सम्मुख अंतःकोणों यानी ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स के योग के बराबर होता है। क्या आप इस समझ के आधार पर दिए सवाल को हल कर सकते हैं? सोचिए सोचिए। जी हाँ, इस अवधारणा के उपयोग से इसे हम जरूर हल कर सकते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि कोण ABD त्रिभुज का बाह्य कोण है जिसकी माप 123 डिग्री है। इस कोण के सम्मुख अंतःकोण है
कोण BAC और कोण ACB। यहाँ कोण BAC की माप है x और कोण ACB की माप है 2x। त्रिभुज के बाह्य कोण के गुण से हम लिख सकते हैं कोण ABD बराबर कोण BAC धन कोण ACB, यानी कि 123 डिग्री बराबर x धन 2x, यानी कि 123 डिग्री बराबर 3x। यहाँ हमें x का मान ज्ञात करना है। इस पक्ष में 3 का x के साथ गुणन किया गया है। अगर हम 3 को इस पक्ष में लाएंगे तो हमें 123 को 3 से विभाजित करना होगा। 123 को 3 से विभाजित करने पर हमें x बराबर 41 प्राप्त होगा। इसी तरह 2x बराबर 2 गुणा 41 डिग्री बराबर 82 डिग्री। इस तरह x का मान है 41 डिग्री और 2x का मान है 82 डिग्री। अगला उदाहरण, दिए गए त्रिभुज में कोण BCD और कोण BCA की माप ज्ञात कीजिए। यहाँ कोण BCD त्रिभुज ABC का बाह्य कोण है और कोण BCD के सम्मुख अंतः कोण है कोण CAB और कोण ABC। जैसा कि आप जानते हैं, त्रिभुज के बाह्य कोण की माप उसके दोनों सम्मुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। इसलिए हम लिख सकते हैं कोण BCD बराबर कोण CAB धन कोण ABC। चूंकि कोण CAB बराबर 80 डिग्री है और कोण ABC बराबर 60 डिग्री है, इसलिए कोण BCD बराबर 80 डिग्री धन 60 डिग्री बराबर 140 डिग्री है। अब क्या आप बता सकते हैं हम कोण BCA की माप कैसे ज्ञात करेंगे? सोचिए। इसे हम अलग अलग विधि से ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि त्रिभुज ABC में कोण ABE बाह्य कोण है और कोण BCA और कोण CAB दोनों कोण ABE के सम्मुख अंतः कोण हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि कोण ABE बराबर कोण BCA धन कोण CAB। इसी को हम लिख सकते हैं कोण BCA बराबर कोण ABE ऋण कोण CAB। चूंकि कोण ABE बराबर 120 डिग्री है और कोण CAB बराबर 80 डिग्री है, इसलिए कोण BCA बराबर 120 डिग्री ऋण 80 डिग्री बराबर 40 डिग्री है। कोण BCA हम एक और विधि से ज्ञात कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ कोण BCD और कोण BCA एक रैखिक युग्म यानी लीनियर पेयर बना रहे हैं, इसलिए इनका योग 180 डिग्री होगा। कोण BCD धन कोण BCA बराबर 180 डिग्री। हम कह सकते हैं कि कोण BCA बराबर 180 डिग्री ऋण कोण BCD बराबर 180 डिग्री ऋण 140 डिग्री बराबर 40 डिग्री है। हम कोण BCA का माप त्रिभुजों के अंतः कोणों के योग गुण से भी ज्ञात कर सकते हैं, जिसके बारे में हम जल्दी विस्तार में चर्चा करेंगे। इसीलिए याद रहे, गणित में किसी भी सवाल का जवाब अलग अलग विधि से प्राप्त किया जा सकता है। तो आज हमने देखे त्रिभुज के बाह्य कोण के गुण पर आधारित कुछ उदाहरण। अगले वीडियो में देखेंगे इनसे जुड़ी कुछ मिथ्या धारणाएं। आज हम देखेंगे त्रिभुज के बाह्य कोण और इसके गुण से जुड़ी कुछ मिथ्या धारणाएं। मिथ्या धारणा 1, क्या त्रिभुज का बाह्य कोण एक ऋजु कोण यानी स्ट्रेट एंगल भी हो सकता है? कुछ बच्चों को यह मिथ्या धारणा होती है कि त्रिभुज का बाह्य कोण एक ऋजु कोण यानी 180 डिग्री माप वाला कोण भी हो सकता है, लेकिन यह एक गलत समझ है। ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसा त्रिभुज बनाना संभव नहीं जिसका बाह्य कोण 180 डिग्री हो। चलिए इसे समझे। मान लीजिए यहाँ हमने त्रिभुज PQR बनाया है जिसमें कोण दिए प्रकार से दर्शाए हैं। अगर हम भुजा PQ की लंबाई कम करते जाएं, तो हमें बाह्य कोण PRD का माप बढ़ता प्रतीत होगा। जब बिंदु P, Q और R एक ही रेखा में आएंगे तब बाह्य कोण की माप 180 डिग्री होगी, लेकिन ऐसी स्थिति में
इनसे एक त्रिभुज नहीं बन पाएगा। इससे आप समझ सकते हैं कि बाह्य कोण एक ऋजु कोण नहीं हो सकता। इसलिए ऑप्शन 1 गलत है और ऑप्शन 2 सही। मिथ्या धारणा 2। जब त्रिभुज का बाह्य कोण एक समकोण है तब अंतः सम्मुख कोणों के बारे में कौन सा कथन सत्य होगा? हम जानते हैं कि त्रिभुज के बाह्य कोण की माप उसके दोनों सम्मुख अंतः कोणों यानी ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स के योग के बराबर होता है। कुछ बच्चे सोचते हैं कि यदि बाह्य कोण एक समकोण है तो उसके अंतः सम्मुख कोण बराबर होंगे, यानी कि उनका माप हमेशा 45 डिग्री होगा। लेकिन यह गलत समझ है, क्योंकि अंतः सम्मुख कोणों का माप 45 डिग्री से अलग भी हो सकता है, जैसे 30 डिग्री और 60 डिग्री या 20 डिग्री और 70 डिग्री इत्यादि। इसलिए ऑप्शन 1 गलत है। कुछ बच्चे इस बात को भी सही मानते हैं कि बाह्य कोण जब समकोण हो तब अंतः सम्मुख कोणों में एक न्यून कोण और एक अधिक कोण होता है, लेकिन यह संभव नहीं, इसलिए ऑप्शन 2 भी गलत जवाब है। न्यून कोण की माप 90 डिग्री से छोटी होती है और अधिक कोण की माप 90 डिग्री से ज्यादा होती है। अगर दोनों का योग किया जाए तो प्राप्त माप 90 डिग्री से अधिक ही प्राप्त होगी। यानी कि बाह्य कोण जब समकोण हो तब अंतः सम्मुख कोणों में एक न्यून कोण और एक अधिक कोण नहीं हो सकता। सही समझ यह है कि बाह्य कोण का माप उसके सम्मुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। इसलिए जब बाह्य कोण समकोण यानी 90 डिग्री माप वाला कोण हो तब अंतः सम्मुख कोणों का योग 90 डिग्री ही आना चाहिए। ऐसा उस स्थिति में ही संभव है जब बाह्य कोण के दोनों अंतः सम्मुख कोण न्यून कोण हो। इसलिए दिए सवाल का सही जवाब है ऑप्शन 3। मिथ्या धारणा 3। क्या बाह्य कोण हमेशा एक अधिक कोण ही होता है? बच्चे उदाहरणों में अक्सर बाह्य कोण को अधिक कोण के रूप में देखते हैं। इससे उनकी समझ बन जाती है कि बाह्य कोण हमेशा एक अधिक कोण ही होता है, लेकिन यह एक गलत समझ है। दिए त्रिभुजों को देखिए, इनमें बाह्य कोणों को देखकर आपको क्या पता चलता है? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही। इससे आपको ज्ञात होगा बाह्य कोण अधिक कोण ही नहीं बल्कि समकोण या न्यून कोण भी हो सकता है। इसलिए दिए सवाल का ऑप्शन 1 यह गलत जवाब है और ऑप्शन 2 सही जवाब है। तो आज हमने देखी त्रिभुज के बाह्य कोण और उसके गुण से जुड़ी कुछ मिथ्या धारणाएं। आज हम सीखेंगे त्रिभुज के अंतः कोणों का योग गुण। त्रिभुज यानी ट्रायंगल 3 रेखाखंडों यानी लाइन सेगमेंट से बनी एक बंद आकृति यानी क्लोज्ड फिगर है। किसी भी त्रिभुज में 3 अंतः कोण होते हैं। जैसे इस त्रिभुज में कोण 1, कोण 2 और कोण 3, ये 3 अंतः कोण यानी इंटीरियर एंगल्स दर्शाए गए हैं। त्रिभुज के इन तीनों कोणों में एक दिलचस्प संबंध है। चलिए इसे जानें। इसे हम एक क्रियाकलाप करते हुए समझेंगे। कागज पर एक त्रिभुज बनाकर इसे काट ले। इसके कोणों को कोण 1, कोण 2 और कोण 3 इस प्रकार नाम दीजिए। अब तीनों कोणों को काटकर अलग अलग कर लीजिए। अब इन्हें इस प्रकार से व्यवस्थित कीजिए जैसा कि इस आकृति में दर्शाया गया है। ऐसा करने पर आप देख पाएंगे कि कोण 1, कोण 2 और कोण 3 तीनों कोण मिलकर एक ऋजु कोण यानी स्ट्रेट एंगल यानी 180 डिग्री का कोण बना रहे हैं। इससे आपको क्या पता चलता है? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही। हम कह सकते हैं कि कोण 1 धन कोण 2 धन कोण 3 बराबर 180 डिग्री है, यानी कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री है। इसे और अच्छे से समझे। यहाँ हमने एक त्रिभुज बनाया है। इसे हम नाम देंगे त्रिभुज ABC। चलिए चांदे यानी प्रोट्रैक्टर के उपयोग से इसके सभी कोण मापे। अगर हम चांदे के प्रयोग से कोण A का माप ज्ञात करें तो हमें यह 40 डिग्री प्राप्त होगा। इसी तरह कोण B का माप 65 डिग्री और कोण C का माप 75 डिग्री प्राप्त होगा।
अब अगर हम त्रिभुज एबीसी के सभी कोणों का योग करें तो हमें प्राप्त होता है 180 डिग्री। इस क्रियाकलाप से भी आप समझ सकते हैं त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आप भी एक कागज पर एक त्रिभुज बनाइए और उसके कोणों का माप ज्ञात कीजिए। आपको त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री ही प्राप्त होगा। चलिए अब हम तर्कपूर्ण कथनों द्वारा यह सत्यापित करें कि त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। यहाँ हमें दिया है एक त्रिभुज एबीसी जिसके कोण है कोण 1, कोण 2 और कोण 3। हमें दिखाना है कोण 1 धन कोण 2 धन कोण 3 बराबर 180 डिग्री। इसके लिए हम भुजा बीसी को बिंदु डी से होते हुए बढ़ाएंगे। इससे हमें त्रिभुज एबीसी का बाह्य कोण यानी एक्सटीरियर एंगल प्राप्त होगा, कोण एसीडी। चलिए इसे कोण 4 कहे। हम देखते हैं कि यहाँ कोण 3 और कोण 4 एक रैखिक युग्म यानी लीनियर पेयर बनाते हैं, जिससे यह ज्ञात होता है कि कोण 3 धन कोण 4 बराबर 180 डिग्री है। लेकिन अगर हम देखें तो कोण 4 त्रिभुज का बाह्य कोण है और इसके सम्मुख अंतः कोण यानी इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स है कोण 1 और कोण 2। क्या आप किसी त्रिभुज के बाह्य कोण और उसके सम्मुख अंतः कोणों में संबंध बता सकते हैं? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही। त्रिभुज के बाह्य कोण का माप उसके सम्मुख अंतः कोणों के मापों के योग के बराबर होता है। इसलिए हम लिख सकते हैं कोण 4 बराबर कोण 1 धन कोण 2। चूँकि कोण 4 कोण 1 और कोण 2 के योग के बराबर है, इसलिए हम पहले समीकरण में कोण 4 के स्थान पर कोण 1 धन कोण 2 लिख सकते हैं। इससे हमें प्राप्त होता है कोण 1 धन कोण 2 धन कोण 3 बराबर 180 डिग्री। और इससे यह सत्यापित होता है कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के इस गुण को हम त्रिभुज के अंतः कोणों का योग गुण के नाम से जानते हैं। तो आज हमने सीखा त्रिभुज के अंतः कोणों का योग गुण। अगले वीडियो में इससे जुड़े कुछ उदाहरणों को देखेंगे। आज हम देखेंगे त्रिभुज के अंतः कोणों के योग गुण से संबंधित कुछ मिथ्या धारणाएं और एक मजेदार उदाहरण। मिथ्या धारणा 1। दर्शाए चित्र में एक सीढ़ी दीवार के साथ 40 डिग्री का कोण बना रही है। अगर दीवार भूमि तल के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है तो ज्ञात कीजिए कि सीढ़ी और भूमि तल के बीच के कोण का माप क्या होगा। यहाँ बच्चे यह तो ठीक प्रकार से समझ लेते हैं कि दीवार और भूमि तल के बीच कोण 90 डिग्री है, लेकिन वे अज्ञात कोण ज्ञात करने में कुछ गलतियां करते हैं। जैसे कुछ बच्चे समझते हैं कि त्रिभुज के सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। वे ज्ञात कोणों के योग को 360 डिग्री में से घटाते हैं और अज्ञात कोण का माप प्राप्त करते हैं 230 डिग्री। इस समझ से दिया गया जवाब ऑप्शन 1 यह गलत जवाब है। इसी तरह कुछ बच्चों की यह मिथ्या धारणा होती है कि अगर किसी त्रिभुज में एक कोण का माप 90 डिग्री हो तो बचे दोनों कोण बराबर होते हैं। इस समझ के साथ वे सोचते हैं कि अज्ञात कोण का माप भी 40 डिग्री ही होगा, इसलिए वे ऑप्शन 2 का चयन करते हैं। लेकिन यह भी एक गलत जवाब है। सही समझ यह है कि यहाँ हम त्रिभुज के अंतः कोणों के योग के गुण का प्रयोग कर सकते हैं, जो हमें बताता है कि त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 90 डिग्री धन 40 डिग्री धन अज्ञात कोण का माप बराबर 180 डिग्री, यानी कि अज्ञात कोण का माप बराबर 180 डिग्री ऋण 90 डिग्री धन 40 डिग्री बराबर 50 डिग्री। इसलिए सही जवाब है ऑप्शन 3। मिथ्या धारणा 2। राहुल और मीना समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल के संदर्भ में बात कर रहे थे। राहुल का मानना था कि समबाहु त्रिभुज का कोई भी कोण निश्चित नहीं होता, जबकि मीना का मानना था कि समबाहु त्रिभुज के सभी कोणों का माप निश्चित होता है। पता कीजिए दोनों में से कौन सही है।
कुछ बच्चे त्रिभुज के अंतःकोणों के योग गुण यानी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल का प्रयोग करना नहीं जानते। उन्हें यह तो ज्ञात होता है कि समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती है एवं सभी कोण बराबर होते हैं, लेकिन वे यह समझ नहीं पाते कि जब तीनों कोण बराबर है तो हर एक कोण का माप 180 डिग्री विभाजित 3 यानी कि 60 डिग्री आएगा। चलिए जानते हैं कि यह क्यों सही है। यहाँ एक समबाहु त्रिभुज है जिसके कोण है कोण 1, कोण 2 और कोण 3। त्रिभुज के अंतःकोणों के योग गुण से हम लिख सकते हैं कोण 1 धन कोण 2 धन कोण 3 बराबर 180 डिग्री है। चूंकि समबाहु त्रिभुज में कोण 1 बराबर कोण 2 बराबर कोण 3 है, इसलिए हम इसे 3 गुणा कोण 1 बराबर 180 डिग्री लिख सकते हैं। इसका अर्थ हुआ कोण 1 बराबर 180 डिग्री विभाजित 3 बराबर 60 डिग्री, यानी कि कोण 1 बराबर कोण 2 बराबर कोण 3 बराबर 60 डिग्री है। इस प्रकार समबाहु त्रिभुज के सभी कोण निश्चित होते हैं जिनका माप होता है 60 डिग्री। इसलिए मीना का मानना सही है, यानी कि ऑप्शन 1 गलत है और ऑप्शन 2 सही। अब चलिए एक मजेदार उदाहरण देखें। नीचे दिए त्रिभुज के कोणों के माप ज्ञात कीजिए। यहाँ कोण UST और कोण RSQ शीर्षाभिमुख कोण यानी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है, इसलिए दोनों बराबर है। इससे हमें ज्ञात होगा x बराबर 36 डिग्री। इसी तरह दी आकृति में कोण PQS त्रिभुज QRS का बाह्य कोण है। कोण QRS और कोण RSQ कोण PQS के सम्मुख अंतःकोण यानी इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स है। किसी भी त्रिभुज का बाह्य कोण यानी एक्सटीरियर एंगल अपने दोनों सम्मुख अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। इसलिए कोण PQS बराबर कोण QRS धन कोण RSQ यानी कि 120 डिग्री बराबर y धन x, यानी कि y बराबर 120 डिग्री ऋण x। चूंकि x बराबर 36 डिग्री है, इसलिए y बराबर 120 डिग्री ऋण 36 डिग्री बराबर 84 डिग्री है। हम z का मान अलग अलग प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, जैसे त्रिभुज के अंतःकोणों के योग गुण के अंतर्गत x धन y धन z बराबर 180 डिग्री है, यानी कि z बराबर 180 डिग्री ऋण x धन y। z बराबर 180 डिग्री ऋण 120 डिग्री बराबर 60 डिग्री। इसी प्रकार हम z का मान रैखिक युग्म यानी लीनियर पेयर की समझ से भी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे यहाँ z धन कोण PQS बराबर 180 डिग्री, यानी कि z बराबर 180 डिग्री ऋण कोण PQS, इसलिए z बराबर 180 डिग्री ऋण 120 डिग्री बराबर 60 डिग्री। तो आज हमने देखी त्रिभुज के अंतःकोणों के योग गुण से संबंधित कुछ मिथ्या धारणाएं और एक मजेदार उदाहरण। आज हम सीखेंगे समकोण त्रिभुज और पाइथागोरस गुण। आपने अपने जीवन में कई त्रिभुज देखे होंगे। क्या इन सभी का आकार समान होता है? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही। त्रिभुज भुजाओं के आधार पर एवं कोणों के आधार पर भिन्न होते हैं। जब हम बात करते हैं कोणों के आधार पर त्रिभुजों के वर्गीकरण की, तो हम त्रिभुजों के कोणों की समकोण से तुलना करते हैं। यदि त्रिभुज के सभी कोण समकोण से छोटे हो तो उसे हम न्यून कोण त्रिभुज यानी अक्यूट एंगल ट्रायंगल कहते हैं, और यदि त्रिभुज का कोई एक कोण समकोण से बड़ा हो तो उस कोण को हम अधिक कोण त्रिभुज यानी ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल कहते हैं। लेकिन अगर त्रिभुज का कोई एक कोण समकोण ही हो तो ऐसे त्रिभुज को हम एक समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ कुछ त्रिभुज दर्शाए हैं। वीडियो रोककर ज्ञात कीजिए कि इनमें समकोण त्रिभुज कौन सी आकृतियों में है।
जैसा कि आप देख सकते हैं, आकृति 2, 3, 5 और 8 में दर्शाए त्रिभुजों का एक कोण समकोण है, इसलिए ये समकोण त्रिभुज है। लेकिन अगर हम आकृति 1, 4, 6 और 7 की बात करें तो इनमें कोई भी कोण समकोण नहीं है, इसलिए इन्हें हम एक समकोण त्रिभुज नहीं कह सकते। बच्चों, समकोण त्रिभुज में भुजाओं को विशेष नाम दिए जाते हैं। समकोण त्रिभुज में समकोण की सम्मुख भुजा यानी ऑपोजिट साइड ऑफ राइट एंगल को कर्ण यानी हाइपोटेन्यूज कहते हैं। समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। कर्ण से छोटी माप की भुजाओं को समकोण त्रिभुज के पाद यानी लेग्स कहते हैं। ईसा से 6ठी शताब्दी पूर्व एक महान गणितज्ञ एवं प्रसिद्ध दार्शनिक पाइथागोरस ने समकोण त्रिभुज के कर्ण एवं शेष भुजाओं से संबंधित एक महत्वपूर्ण गुण की खोज की, जिसे पाइथागोरस गुण के नाम से जाना जाता है। आइए इस गुण को समझें। यहाँ एक समकोण त्रिभुज ABC है, जिसके कर्ण यानी AC की माप है 5 सेंटीमीटर। शेष भुजाओं में AB की माप है 3 सेंटीमीटर और BC की माप है 4 सेंटीमीटर। यह समकोण त्रिभुज की एक भुजा की माप है 3 सेंटीमीटर। चलिए इस माप से एक वर्ग बनाएं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ हमने 3 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग बनाया है। हम इस वर्ग को त्रिभुज की 3 सेंटीमीटर भुजा पर इस प्रकार रखेंगे। इसी प्रकार हम 4 सेंटीमीटर भुजा वाला एक और वर्ग बनाएंगे और इसे त्रिभुज की 4 सेंटीमीटर भुजा से संलग्न रखेंगे। इसी तरह हम 5 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग बनाकर इसे त्रिभुज के 5 सेंटीमीटर भुजा से संलग्न रखेंगे। क्या आप बता सकते हैं यहाँ प्रत्येक वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। किसी वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणा भुजा होता है, जिसे हम भुजा के वर्ग के रूप में दर्शाते हैं। ध्यान रहे, जब भी आप किसी संख्या a के ऊपर इस प्रकार 2 लिखा पाएंगे तो इसे हम a का वर्ग कहते हैं। इसका अर्थ होता है कि a का स्वयं से 2 बार गुणन किया जा रहा है, यानी कि 3 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल बराबर AB गुणा AB बराबर AB का वर्ग लिखा जा सकता है, जो होगा 3 सेंटीमीटर का वर्ग यानी कि 3 गुणा 3 वर्ग सेंटीमीटर यानी कि 9 वर्ग सेंटीमीटर। इसी के साथ यह भी ध्यान रहे कि यह 9 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल से हमें पता चलता है कि इस वर्ग में हम 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कुल 9 वर्ग बना सकते हैं। साधारणतः किसी आकृति में हम 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने वर्ग बना सकते हैं, उसी को हम उस आकृति का क्षेत्रफल कहते हैं। अब चलिए 4 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यह भी हम कह सकते हैं कि 4 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल BC का वर्ग बराबर 4 सेंटीमीटर का वर्ग बराबर 16 वर्ग सेंटीमीटर है। इसी प्रकार 5 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल बराबर AC का वर्ग बराबर 5 सेंटीमीटर का वर्ग बराबर 25 वर्ग सेंटीमीटर है। यहाँ एक मजेदार बात सामने आती है। क्या आप बता सकते वह क्या है? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही। यहाँ हम देखते हैं कि 9 वर्ग सेंटीमीटर धन 16 वर्ग सेंटीमीटर बराबर 25 वर्ग सेंटीमीटर है। या इसे ही हम भुजाओं के वर्ग के रूप में लिख सकते हैं। AB का वर्ग धन BC का वर्ग बराबर AC का वर्ग। यह समकोण त्रिभुज के कर्ण एवं शेष भुजाओं के बीच एक रोचक संबंध है। शब्दों में हम कह सकते हैं कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बराबर उसकी शेष भुजाओं यानी पादों के वर्गों का योग है। इसे ही हम पाइथागोरस के गुण से जानते हैं। इस गुण के कई उपयोग हैं, जैसे समकोण त्रिभुज की 2 भुजाएं ज्ञात हो और तीसरी भुजा ज्ञात करनी हो, या फिर यह स्पष्ट करना हो कि दिया त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज है। ध्यान रहे, पाइथागोरस गुण सिर्फ समकोण त्रिभुज के लिए ही प्रयुक्त होता है, लेकिन त्रिभुज समकोण त्रिभुज न हो तो यह गुण प्रयुक्त नहीं होता। आज हमने सीखा समकोण त्रिभुज और पाइथागोरस गुण। अगले वीडियो में इनसे जुड़े कुछ उदाहरण देखेंगे।
समकोण त्रिभुज और पाइथागोरस गुण से संबंधित उदाहरण। राहुल अपनी स्थिति से पूर्व की ओर 15 कदमों की दूरी तय करता है और उत्तर की ओर 8 कदमों की दूरी तय करता है। यदि सभी कदमों की दूरी बराबर हो और एक इकाई बराबर 1 कदम लिया जाए तो ज्ञात कीजिए वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितने कदम दूर है। आप यह जानते ही होंगे कि हम दिशाओं को इस प्रकार निरूपित करते हैं। इस आधार पर चलिए दी गई स्थिति के लिए आकृति बनाएं। राहुल अपनी स्थिति से पूर्व की ओर 15 कदमों की दूरी तय करता है। इसे हम पूर्व दिशा की ओर एक रेखाखंड यानी लाइन सेगमेंट बनाकर दर्शाएंगे जिसकी लंबाई होगी 15 कदम। चलिए इसे रेखाखंड AB नाम दें। सवाल से यह भी ज्ञात होता है कि राहुल बिंदु B से उत्तर की ओर 8 कदमों की दूरी तय करता है। बताइए इसे हम कैसे दर्शा सकते हैं? सोचिए। बिल्कुल सही। चूंकि उत्तर और पूर्व दिशा समकोण बनाती है, इसलिए हम रेखाखंड AB पर बिंदु B से समकोण बनाता हुआ एक रेखाखंड दर्शाएंगे जिसकी लंबाई होगी 8 कदम। इस रेखाखंड को हम BC नाम देंगे। हमें पता करना है A से C तक की दूरी, जिसे हम रेखाखंड AC से दर्शाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ एक समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है जिसमें भुजा AC एक कर्ण यानी हाइपोटेन्यूज है एवं भुजा AB और भुजा BC इस त्रिभुज के पाद यानी लेग्स है। त्रिभुज ABC में हमें 2 भुजाओं यानी साइड्स के माप ज्ञात है, इसलिए पाइथागोरस गुण के प्रयोग से हम तीसरी भुजा यानी कर्ण AC का माप ज्ञात कर लेंगे। यहाँ AC कर्ण है और AB और BC समकोण त्रिभुज की शेष भुजाएं हैं। पाइथागोरस गुण हमें बताता है किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बराबर उसकी शेष भुजाओं यानी पादों के वर्गों का योग, यानी कि कर्ण AC का वर्ग बराबर भुजा AB का वर्ग धन भुजा BC का वर्ग बराबर 15 का वर्ग धन 8 का वर्ग। हम 15 का वर्ग बराबर 15 गुणा 15 बराबर 225 प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार 8 का वर्ग बराबर 8 गुना 8 बराबर 64 प्राप्त करते हैं। चूंकि 225 धन 64 बराबर 289 है, इसलिए कर्ण AC का वर्ग बराबर 289 है। AC का मान ज्ञात करने के लिए हमें ऐसी संख्या का पता लगाना होगा जिसका वर्ग यानी स्क्वायर 289 हो, यानी कि उसका स्वयं से गुणा करने पर 289 आए। हम देखते हैं कि 10 का वर्ग बराबर 10 गुना 10 बराबर 100 है। इसी प्रकार 20 का वर्ग बराबर 20 गुना 20 बराबर 400 है। चूंकि 289 100 और 400 के बीच है, इसलिए वह संख्या जिसका वर्ग 289 है जरूर 10 और 20 के बीच होगी। इसी प्रकार हमें 15 का वर्ग बराबर 15 गुणा 15 बराबर 225 प्राप्त होता है, जो कि 289 के और पास है। ऐसा करते हुए हमें ज्ञात होगा कि 17 का वर्ग बराबर 17 गुणा 17 बराबर 289 होता है, यानी कि कर्ण AC का वर्ग बराबर 17 का वर्ग है। इस तरह हम कह सकते हैं कि कर्ण AC की माप 17 कदम है। इससे हमें पता चलता है कि राहुल अपनी प्रारंभिक स्थिति से 17 कदम दूर है। अगला उदाहरण, दिनेश को एक समकोण त्रिभुज बनाना है। क्या आप बता सकते हैं उसने नीचे दिए मापों में से कौन सा माप लेना चाहिए जिससे वह एक समकोण त्रिभुज बना पाएगा? प्रत्येक कथन में हमें 3 माप दिए हैं। क्या आप बता सकते हैं कि प्रत्येक कथन में यदि समकोण त्रिभुज बनेगा तो उसमें कर्ण की माप क्या होगी? सोचिए। चलिए हम बताते हैं। समकोण त्रिभुज में कर्ण की माप दोनों शेष भुजाओं से अधिक होती है। इस समझ से हम कर्ण की माप का पता लगा सकते हैं। पहले कथन में हम देखते हैं कि 9 सेंटीमीटर शेष मापों से बड़ी माप है, इसलिए यह कर्ण की माप हो सकती है। पाइथागोरस गुण हमें बताता है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बराबर उसकी शेष भुजाओं यानी पादों के वर्गों का योग होता है। पहले कथन में दिए मापों से त्रिभुज बनाया जा सकता है या नहीं, यह ज्ञात करने के लिए हम इस गुण का प्रयोग करेंगे। यहाँ कर्ण का वर्ग बराबर 9 सेंटीमीटर का वर्ग बराबर 9 गुणा 9 वर्ग सेंटीमीटर बराबर 81 वर्ग सेंटीमीटर है।
और भुजाओं के वर्गों का योग बराबर 6 सेंटीमीटर का वर्ग धन 8 सेंटीमीटर का वर्ग बराबर 36 वर्ग सेंटीमीटर धन 64 वर्ग सेंटीमीटर बराबर 100 वर्ग सेंटीमीटर है। चूंकि यहाँ कर्ण का वर्ग और उसकी शेष भुजाओं के वर्गों का योग बराबर नहीं है, इसलिए 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर इन मापों से समकोण त्रिभुज नहीं बनाया जा सकता। दूसरे कथन में हम देख सकते हैं कि सबसे बड़ी माप है 13 सेंटीमीटर, इसलिए यह संभावित कर्ण की माप हो सकती है। यहाँ कर्ण का वर्ग बराबर 13 सेंटीमीटर का वर्ग बराबर 13 गुणा 13 वर्ग सेंटीमीटर बराबर 169 वर्ग सेंटीमीटर है और भुजाओं के वर्गों का योग बराबर 12 सेंटीमीटर का वर्ग धन 5 सेंटीमीटर का वर्ग बराबर 144 वर्ग सेंटीमीटर धन 25 वर्ग सेंटीमीटर बराबर 169 वर्ग सेंटीमीटर है। चूंकि यहाँ कर्ण का वर्ग उसकी शेष भुजाओं के वर्गों का योग है, इसलिए 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर इन मापों से समकोण त्रिभुज बनाया जा सकता है। अब आप स्वयं यह ज्ञात करें कि तीसरे कथन में दिए मापों से समकोण त्रिभुज बनाया जा सकता है या नहीं। आज हमने देखे समकोण त्रिभुज और पाइथागोरस गुण से संबंधित उदाहरण। अगले वीडियो में इनसे संबंधित मिथ्या धारणाओं को दूर करेंगे। आज हम देखेंगे समकोण त्रिभुज और पाइथागोरस गुण से संबंधित मिथ्या धारणाएं। मिथ्या धारणा 1, क्या आप निम्नलिखित त्रिभुज की भुजा AB की माप ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस गुण का प्रयोग कर सकते हैं? कुछ बच्चे इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं कि पाइथागोरस गुण सिर्फ समकोण त्रिभुज के लिए ही प्रयुक्त होता है, लेकिन त्रिभुज समकोण त्रिभुज न हो तो यह गुण प्रयुक्त नहीं होता। वे सोचते हैं कि यहाँ एक भुजा बची दोनों भुजाओं से बड़ी है, या कई बार प्रश्न में नहीं दिया होता, लेकिन सिर्फ अंदाजा लगाकर वे त्रिभुज को समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल समझ लेते हैं। इन दोनों स्थितियों में वे सोचते हैं कि पाइथागोरस गुण का प्रयोग किया जा सकता है। इस मिथ्या धारणा के चलते वे ऑप्शन 1 जवाब देते हैं, जो कि एक गलत जवाब है। हमें ये ज्ञात है कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यानी कि कोण A धन कोण B धन कोण C बराबर 180 डिग्री। कोण C बराबर 180 डिग्री ऋण कोण A धन कोण B। त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 70 डिग्री है और कोण B बराबर 25 डिग्री है। यहाँ कोण A और कोण B इन दोनों कोणों का योग 70 डिग्री धन 25 डिग्री बराबर 95 डिग्री है। इसलिए तीसरे कोण की माप 180 डिग्री ऋण 95 डिग्री बराबर 85 डिग्री है। चूंकि यह समकोण त्रिभुज नहीं है, इसलिए यह हम पाइथागोरस गुण का प्रयोग नहीं कर सकते। इसलिए सही जवाब है ऑप्शन 2। मिथ्या धारणा 2, निम्नलिखित उदाहरण में कर्ण XZ की माप ज्ञात कीजिए। कुछ बच्चे पाइथागोरस गुण के प्रयोग से इसे निम्न प्रकार से सरल करते हैं। XZ का वर्ग बराबर XY का वर्ग धन YZ का वर्ग। चूंकि XY बराबर 6 सेंटीमीटर और YZ बराबर 8 सेंटीमीटर है, इसलिए XZ का वर्ग बराबर 6 का वर्ग धन 8 का वर्ग बराबर 36 धन 64 बराबर 100। यह योग प्राप्त करने के बाद वे XZ की माप ज्ञात करना भूल जाते हैं और बताते हैं कि XZ की माप 100 सेंटीमीटर है। इस समझ के साथ वे ऑप्शन 2 यह जवाब देते हैं, जो कि एक गलत जवाब है। ध्यान रहे 100 XZ का वर्ग का मान है। XZ का मान ज्ञात करने के लिए हमें ऐसी संख्या ढूंढनी होगी जिसका वर्ग 100 हो। चूंकि 10 का वर्ग बराबर 10 गुणा 10 बराबर 100 है, इसलिए हम कह सकते हैं कि XZ का वर्ग बराबर 10 का वर्ग है, यानी कि XZ बराबर 10 है।
इसलिए दिए सवाल का सही जवाब है ऑप्शन 1। मिथ्या धारणा 3। समकोण त्रिभुज एबीसी में एसी कर्ण है एवं एबी और बीसी भुजाएं हैं। ज्ञात कीजिए त्रिभुज एबीसी के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। कथन 1, एसी का वर्ग बराबर एबी का वर्ग धन बीसी का वर्ग। कथन 2, बीसी का वर्ग बराबर एबी का वर्ग धन एसी का वर्ग। कथन 3, एबी का वर्ग बराबर एसी का वर्ग धन बीसी का वर्ग। बच्चे पाइथागोरस गुण को ठीक प्रकार से समझ नहीं पाते। वे सोचते हैं कि समकोण त्रिभुज में किन्हीं भी दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। इस समझ के साथ उन्हें कथन 1, कथन 2 और कथन 3 सही प्रतीत होते हैं, इसलिए वे ऑप्शन 1 जवाब देते हैं, लेकिन यह गलत जवाब है। सही समझ यह है कि समकोण त्रिभुज में किन्हीं भी दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर नहीं होता, बल्कि सिर्फ कर्ण से छोटी भुजाओं के वर्गों का योग कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। इसलिए सही जवाब है ऑप्शन 2। तो आज हमने देखी समकोण त्रिभुज और पाइथागोरस गुण से संबंधित मिथ्या धारणाएं।